हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करेंगे आपके लेक्चर नंबर 9 की। और चल रहा है आपका फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशनल एनालिसिस या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें आपने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। किसके बारे में? वर्नियर कैलिपर्स, जिसका लीस्ट काउंट आपने कहा था, लीस्ट काउंट एलसी आपने क्या कहा था कि 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक। और या फिर आपने इसी को जिसे लीस्ट काउंट कहा था उसे ही आपने बीसी यानी वर्नियर कांस्टेंट कहा था। आपने इसे कहा था वर्नियर कांस्टेंट, और वर्नियर कांस्टेंट को ही हम लीस्ट काउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हमने कर लिया था। हाँ, एक चीज और, हमने ये भी डिस्कशन किया था कि इसका यूज, वर्नियर कैलिपर्स का यूज कहाँ करते हैं। यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या है? तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज आपने कल ही पढ़ लिया था, फिर भी आइए यहाँ एक बार 2 मिनट में समरी मारते हैं। उसके बाद हम आज बात करेंगे स्क्रू गेज। किसकी बात करेंगे? स्क्रू गेज। बहुत ही शानदार, ये दोनों ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे आप जिनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते, उनकी थिकनेस, उनकी रेडियस, उनका डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। आइए, तो वर्नियर कैलिपर्स का यूज हम लोग क्या करते हैं? किसी रेक्टेंगल का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ वगैरह, या किसी वॉल्यूम का कोई क्यूबॉइड हो या क्यूब हो, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह यूज कर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। या फिर कोई सिलेंड्रिकल रॉड हो, तो सिलेंड्रिकल रॉड का रेडियस, डायमीटर वगैरह फाइंड करने के लिए आप इसका यूज करते हैं, ठीक है ना? तो इन सारी तरीकों, इन सारी चीजों पर डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। अब हम बात करेंगे स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज क्या है, इसका यूज क्या है? ये तो मान लीजिए कि वर्नियर कैलिपर्स बड़ी बड़ी चीजों को मेजर करता है। जैसे कल हमने एग्जांपल लेकर दिखाया था इसको कि जो वर्नियर कैलिपर्स था, वर्नियर कैलिपर्स का दोनों जॉ, उन जॉ के बीच में ऐसे रख देते थे। मेन स्केल, जो मेन स्केल था और जो वर्नियर स्केल, उसमें जो डिफरेंस आता था उसी से हम क्या करते थे? इसके डायमीटर को, इसके रेडियस को, इत्यादि को हम फाइंड आउट करते थे, ठीक। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जैसे, और एक चीज जानते, कोई बेलनाकार हो, कोई बेलन मान लीजिए, कोई बेलनाकार शेप का कोई ऑब्जेक्ट हो, और उसकी अगर आपको इंटरनल रेडियस चाहिए या इंटरनल डायमीटर चाहिए या इंटरनल हाइट चाहिए, इन सारी चीजों का डिस्कशन भी आप वर्नियर कैलिपर से करते हैं, ठीक। इन सारी चीजों पर डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया है। आज हम बात करेंगे किसकी? स्क्रू गेज की। किसकी बात करेंगे? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या चीज होती है, ठीक। शुरू करें? वेरी गुड। हमारा पॉइंट है स्क्रू गेज। आप ये जान लीजिए कि जिसे आप वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से नहीं फाइंड आउट कर सकते, उस उसको भी हम स्क्रू गेज के हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। जैसे एक पतला सा कोई तार हो, कोई पतला सा तार हो, और उस तार की आपसे कह दिया जाए कि इसका रेडियस निकालो, आप निकाल पाओगे? हाँ। उसका डायमीटर निकाल पाओगे? हाँ। किसके हेल्प से? स्क्रू गेज के हेल्प से। किसके हेल्प से? स्क्रू गेज के हेल्प से। स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जो बनता कैसे है, देखिए। ये ऐसा होता है, ऐसा क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, ऐसा। इस पर एक स्केल बना होता है जिसे आप मेन स्केल है। इस पर एक ऐसे ऐसे, जैसे इसको सीधा भी बनाया जा सकता है, ताकि थोड़ा सा सीधा करके सीधा। चलिए हम सीधा ही बनाते हैं, अभी बात से करें, ठीक है। तो इस पर एक स्केल बना होता है, ऐसा ऐसा। इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलते हैं? मेन स्केल। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक तो मेन स्केल और दूसरा आपका होता है टैप स्केल। जैसे इसको हम मेन स्केल को हम पिच स्केल के भी नाम से जानते हैं। किस स्केल? पिच स्केल के भी नाम से हम जानते हैं, ये पिच स्केल। और दूसरा होता है आपका, जो इस पर एक बनता कैसे है, इसको देखिए पहले। मान लीजिए ये कोई रॉड है, और इस रॉड पर एक छोटी सी ऐसे घुमाने वाला कुछ बना हुआ है, ऐसे जैसे एक कैप घूम रहा है, ऐसे ऐसे वो घूम सकता है। तो घूम करके वो जाकर के आगे बढ़ता है, घूमता है, ठीक। तो जो वो घूमने वाला होता है,
जो घूमता रहता है उसको हम हेड स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पर जो एक स्ट्रिप ऐसे लगी हुई है, स्ट्रिप बोलो तो एक लगा हुआ था जैसे नट होता है कि घूमता है नट ऐसे ऐसे बोल्ट के ऊपर, बोल्ट जो है उसके ऊपर नट क्या करता है ऐसे ऐसे घूमता है, वैसे ये भी घूमता है। ये रिप्लेस नहीं होता, ये धीरे धीरे ऐसे उस पे पॉइंट आगे बढ़ता रहता है। इसका शेप ऐसा ऐसा और यहीं से ये ऐसा आकर के जुड़ा और ये जाकर के ऐसा ऐसा होता है। तो ये जाकर के इसी ऑब्जेक्ट को यानी वायर को यानी किसी भी चीज को, किसी भी चीज का आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कोई तार है, तार का रेडियस, तो तार को इसी में ऐसे डाल दीजिए और इसको आप रोटेट करेंगे ऐसे तो रोटेट होगा कि ये पॉइंट आगे बढ़ेगा, ये पॉइंट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए पकड़ लेगा। जब पकड़ लेगा तो इसमें ये जो हेड स्केल है इसको हम क्या कहते हैं? हेड स्केल। यहाँ जो रोटेशन वाले ऑब्जेक्ट है मेट वो है पट्टी, उस पट्टी पर जो बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं? हेड स्केल। दो चीजें होती हैं, मेन स्केल या पिच स्केल और दूसरा होता है आपका हेड स्केल। क्या हेड स्केल को हम कैप स्केल के भी नाम से जानते हैं? कैप स्केल, क्योंकि ये कैप के जैसा होता है ना, एक कैप के जैसा होता है और ऐसे रोटेट करता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे रोटेट करता है। तो इसको मेन स्केल और हेड स्केल बोलते हैं। देखिएगा जो ये इसका लिस्ट काउंट होता है वो उससे भी कम होता है, ठीक है ना। जैसे उसका क्या था 0.1 mm था, तो इसका क्या है, सॉरी 0.01 सेंटीमीटर था और इसका जो होता है वो 0.001 सेंटीमीटर। क्या? एलसी लिस्ट काउंट। क्या? एलसी लिस्ट काउंट। ठीक, तो जो लिस्ट काउंट इसका मतलब, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। वर्नियर स्केल जो भी एक्यूरेसी देता होगा, वर्नियर स्केल जितना एक्यूरेसी देता है, जितना एक्यूरेट वैल्यू देता है, जितना मतलब एक्चुअल वैल्यू देता है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा एक्चुअल वैल्यू देता है स्क्रू गेज। मतलब अगर इनसे हम समझना चाहें तो हमको ये चीज ये समझ में आया कि वर्नियर कैलिपर क्या करता है, बड़ी वैल्यूज को मेजर करता है कंपैरिजन टू स्केल, और ये क्या करता है उसके कंपैरिजन बहुत छोटी वैल्यूज को मेजर करता है। दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, जैसे आपसे पूछा जाए एक मीटर स्केल है या एक किलोमीटर स्केल है और एक सेंटीमीटर स्केल है। आपका सेंटीमीटर स्केल जो होता है वो इतना 1 सेंटीमीटर होगा, बोलिए ये इतना आपका 1 सेंटीमीटर इतना होगा। तो जो ये 1 सेंटीमीटर हो गया, अगर हम मीटर स्केल की बात करें या किलोमीटर स्केल की, तो किलोमीटर इसके कंपेरिजन कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। इसलिए आप ये जानिए कि ये जो स्क्रू गेज है वो छोटी वैल्यू को मेजर करेगा और वर्नियर कैलिपर बड़ी वैल्यू को मेजर करता है। ठीक, इसमें जो ये पॉइंट होते हैं इसको जॉ बोलते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट लगाया गया है इसको हम क्या बोलते हैं? जॉ। जॉ ऑफ स्क्रू गेज। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, और कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें लगा करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हेड स्केल या कैप स्केल है, इसको क्या बोलते हैं? हेड स्केल या कैप स्केल, और इसको बोलते हैं मेन स्केल या फिर पिच स्केल। अब मेन स्केल और पिच स्केल को कैसे मानते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि जो स्क्रू गेज है, जैसे आप किसी चीज को यहाँ रखिए इसके अंदर, मान लीजिए कोई चीज आप रख रहे हैं और उसकी हमको थिकनेस चाहिए, किसी चादर है, चादर कोई सीट है, उस सीट की अगर आपको थिकनेस फाइंड आउट करना है तो किससे करेंगे? स्क्रू गेज से। किससे? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज मतलब क्या करता है, किसी चादर, कोई पन्ना है, कोई पन्ना मान पेज जिसे आप कहते हैं, किसी पेज की अगर थिकनेस आपको फाइंड करनी है तो किसके हेल्प से? स्क्रू गेज की हेल्प से। मतलब वो कितना पतला कितना पतला पेज होता है आप समझ रहे होंगे, और उसकी भी थिकनेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्रू गेज के हेल्प से। ठीक, मैं मान लेता हूं कि जो स्क्रू गेज है उसमें जो चेंज आ रहा है वो इसके 10 रोटेशन पर, मतलब किसके? हेड स्केल के 10 बार रोटेट होने पर 5 mm का डिफरेंस आता है। कितना? 5 mm। और कितने में? किस रोटेशन में? 10 रोटेशन में। अगर 10 रोटेशन में, मान लीजिए कि 10 रोटेशन में 5 mm का डिफरेंस आ रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि इसका पिच क्या होगा, मान लीजिए तो आपसे पूछा जाए पिच ऑफ दी स्केल क्या होगा, पिच ऑफ दी स्केल, तब आप क्या करेंगे? किसी भी चीज मतलब स्क्रू गेज का जो पिच होगा, पिच इक्वल टू होता है क्या?
नंबर ऑफ एडवांस मेजरमेंट मतलब 5 अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट बढ़ा के 50 हो जाएगा 0.5 mm। क्या आएगा 0.5 mm। बोलिए क्लियर। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो इसका वैल्यू आएगा वो इतना आएगा। बोलिए कोई डाउट। अगर मैं इसके किसकी बात करूं, किसकी बात करूं, अगर ये 0.5 जो आया है और इसके लिए मैं पूछ लूं कि इसका लिस्ट काउंट कितना हो, तब लिस्ट काउंट इसका बन जाएगा 0.005 mm। बोलिए कितना बनेगा 0.005 mm। बोलिए क्लियर। कोई डाउट यहाँ पर नहीं ना। स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत छोटी बहुत पतली किसी भी थिन शीट का, किसी भी खूब पतली शीट का थिकनेस, किसी सिलेंडर का डायमीटर, किसी पतले से वायर का, तार का रेडियस, डायमीटर, ईटीसी चीजों को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्क्रू गेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्क्रू गेज का। जो इसकी रीडिंग होती है, मान लीजिए इसको हम करके हटाएं, इस पर जो रीडिंग होती है इसको जूम करके बना देता हूं, बड़ा करके थोड़ा सा। तो अगर इसको जूम करके बनाए तो इस पर स्केल ऐसे बना होता है ना, ऐसा बना होता है, ऐसा बना होता है। जो वही मेन स्केल होता है, मान लीजिए यहाँ मेन स्केल के ऊपर ही तो रोटेट होता है। तो जो मेन स्केल इसका है, मेन स्केल पर जो रीडिंग होगी वो कैसे होगी, इस पर जो रीडिंग होती है वो ऐसे होगी। ठीक है ना, ऐसा होता है। यही है मेन स्केल और इसमें डिफरेंस। ये क्या है, ये है आपका मेन स्केल, आपको हमने करके लिखा है। और ये जो है ये क्या है, हेड स्केल। ये क्या है, हेड स्केल। बोलिए क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, बोर्ड बोर्ड प्रॉपर दिखा है। हाँ वेरी गुड। तो मेन स्केल और हेड स्केल आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं। और साथ में मुझे याद आ रहा है कि मुझे वर्नियर कैलिपर्स के साथ में स्क्रू गेज भी पढ़ा दिया गया, हमने पढ़ लिया। और वर्नियर कैलिपर्स का क्या यूज है ये हम कल ही पढ़ चुके हैं। आज हमने स्क्रू गेज के यूजेस वगैरह के बारे में सारी जानकारी हमने ले ली। बोलिए ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर इतनी बातें क्लियर है तो एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन किसी वायर को समझते हुए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लेंगे स्क्रू गेज से कैसे पिच वगैरह, कैसे पिच या किसी चीज का डायमीटर, किसी वायर का डायमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इससे पता चलेगा। ठीक, आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर बोलिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए a screw gauge having 100 equal dimensions। क्या कह रहा है, एक स्क्रू गेज है जो रखता है क्या 100 इक्वल डायमेंशंस एंड अ पिच ऑफ लेंथ 1। उसमें और उसका 100 इक्वल डायमेंशन रखता है जिसका पिच लेंथ कितना है 1 mm है। ये चीज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। इसको यूज किया जाता है किसके लिए, डायमीटर ऑफ द वायर। क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए डायमीटर ऑफ वायर ऑफ लेंथ 5.6। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द वायर दिया है वो क्या दिया है, लेंथ, ये सॉल्यूशन है ठीक है ना। लेंथ ऑफ वायर क्या है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या कह रहा है, इसका पिच लेंथ कितना दिया है, यानी पिच दे रखा है, पिच इक्वल टू 1 mm। और नंबर ऑफ डिवीजंस कितने हैं, नंबर ऑफ डिवीजंस दे रखा है 100 डिवीजंस। बोलिए फिर क्या कहा है, दी मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm। जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है वो क्या है 1 mm आ रहा है। एंड 47th सर्कुलर the divisions coincide with the main scale। मेन स्केल से जो सर्कुलर स्केल है उसका 47th डिवीजन मिल रहा है। कितने डिवीजन है 100, और उसमें से 47th डिवीजन इसमें क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। फिर क्या कर रहा है, कोइंसाइड विद मेन स्केल। हां, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। इसका पहले ये बता देंगे कि जिस स्क्रू गेज की बात की जा रही है उसका लिस्ट काउंट कितना होगा। बोलिए तो लिस्ट काउंट क्या होगा, लिस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इक्वल क्या हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजंस, नंबर ऑफ डिवीजंस। ठीक, अब नंबर ऑफ डिवीजंस कितने हैं, पिच पहले देखिए कितना है, यहां देखिए पिच इक्वल टू 1 mm और नंबर ऑफ डिवीजंस कितने हैं 100। बोलिए
अगर हम इससे बात करें तो 0.001 बोलिए, मतलब इसका 0.001, अरे गड़बड़ गड़बड़, 0.01, ठीक है। अरे एक बार बढ़ जाओगे 10 हो जाएगा, एक बार और जीरो बढ़ाओगे तो 100 हो जाएगा, 10 100 हो जाएगा 100, 1 mm, ठीक है। जिसका लीस्ट काउंट आपको मिलेगा कितना, 0.01 mm। अब पूछ रहा है कि मेन इसके, हाँ इसका डायमीटर ऑफ द लेंथ, वो डायमीटर पूछ रहा हो, मेरे पास सुनिए, डायमीटर पूछे या थिकनेस पूछे, बात एक ही होती है। थिकनेस अगर आप पूछ ले तो बात एक ही होती है, इसका मतलब डायमीटर ऑफ दी वायर इक्वल टू क्या होगा भाई, मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग। अब मेन स्केल रीडिंग प्लस मेन स्केल रीडिंग के साथ में आप क्या करेंगे, जो सर्कुलर स्केल है उसकी रीडिंग लिखेंगे, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, ठीक। और क्या करेंगे, लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो होता है डायमीटर का फॉर्मूला। बोलिए, तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा मेन स्केल की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल पर कितनी रीडिंग आ रही है, 47 रीडिंग आ रही है ना, नहीं मेन स्केल पर रीडिंग 1 आ रही है, 1 एम, मेन स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, 1 एम आ रही है। बोलिए, तो 1 एम ये हो जाएगा 1 mm प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी आ रही है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग 47 आ रही है, तो 47 हो जाएगा इनटू लीस्ट काउंट इसका कितना आएगा 0.0, अभी फिर से हम समझा देते हैं लेकिन समझने की जरूरत है। तो ये 1 mm हो जाएगा प्लस ये 47 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.47, बोलिए mm, ये mm, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.47 mm, क्या उसका डायमीटर, उस वायर का डायमीटर कितना आ रहा है, डायमीटर इक्वल टू 1.47 mm। बोलिए ठीक है, बोलिए समझ में आ गया। फिर से सुनिए एक बार फिर से सुनिए, कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझिए। A square having 100 equal dimensions and a pitch of length 1 mm। पिच की जो लेंथ है वो n mm है और उस पर डायमेंशंस जो है, इक्वल डिविजन्स जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ 100 से। यूज टू मेजर द डायमेंशंस और डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ लेंथ, उस वायर का डायमीटर फाइंड करना है जिसकी लेंथ दे रखा है कितना 5.6। इससे हमको लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं, डायमीटर हमको फाइंड करने के लिए लेंथ की जरूरत नहीं पड़ती। फिर देखिए दी मेन स्केल रीडिंग इज 1 mm और उसकी जो मेन स्केल की रीडिंग आ रही है वो 1 mm आ रही है, एंड 47 सर्कुलर डिवीजंस कोइंसाइड विद द मेन स्केल। और जो मेन स्केल है, ये मेन जो स्केल है इस पर जो सर्कुलर डिवीजन है इसका 47th डिवीजन आकर के यहाँ, मान लो यहाँ नंबरिंग हुई है, स्केल ये है तो इस पर जो टैली कर रहा है वो कितना मिल रहा है 47 नंबर। फिर कह रहा है नंबर ऑफ कोइंसाइड, फाइंड द डायमीटर, जो दिया है पहले उसको लिखिए, लेंथ ऑफ द वायर क्या है 5.6, पिच दिया है 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजंस दिया है 1 स्केल, मेन स्केल की रीडिंग दिया है 1 mm, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या है पिच, लीस्ट काउंट होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजंस। बोलिए, तो नंबर ऑफ पिच 1 mm अपॉन 100 तो 0.01 mm आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ गया। डायमीटर इक्वल टू मेन स्केल, भाई जो मेन स्केल होगा उसकी रीडिंग, जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग और प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग, तो सर्कुलर स्केल पर जो रीडिंग आ रहा है वो ऐसे 47th डिवीजन आ रहा है, तो 47 डिवीजन इस पर आकर के ये जो इसकी रीडिंग है इस रीडिंग से 47, ये 47 नंबर का डिवीजन इस पर टैली कर रहा है। फिर क्या कर रहा है और लिस्ट काउंट इसका क्या होगा, तो सर मेन स्केल प्लस सर्कुलर डिवीजन रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, तो 1 mm 47 into 0.01, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये, मतलब इसका डायमीटर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। बोलिए बात समझ में आ रही है, क्लियर, कोई डाउट, नोट करिए, नोट हो गया। एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखिए कि जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे किसी भी चीज की रीडिंग जो लेनी है वो कैसे लेंगे आप, जैसे मैं मेन स्केल की जो रीडिंग होती है और जो वर्नियर सॉरी स्क्रू गेज की जो रीडिंग होती है हेड स्केल की, वो दोनों जहां कोइंसाइड करते हैं
उसी पॉइंट को लेकर के हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेन स्केल है, ठीक, मेन स्केल पर बहुत सारी रीडिंग्स ऐसे बीच में मान लीजिए बनी हुई है, ऐसे बना हुआ है। इसी के ऊपर ये जो सर्कुलर होता है, घूमता है इसी के ऊपर, वो इसी के ऊपर घूमेगा, ठीक। जो मेन स्केल को जो ये होता है, मतलब ये सर्कुलर है, देखिए ये एक्चुअली सर्कुलर है, बनाया तो जा नहीं सकता, तो इसको सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो सर्कुलर है, जो चलता है, मतलब जिसे आप क्या कहते हैं, हेड स्केल कहते हैं। जो हेड स्केल है ये इसी पर चलता है ना, इसी पर। तो जो हेड स्केल है इसकी रीडिंग चेक करना होता है, ये ऐसे रीडिंग इसमें भी दिया है। तो जानते हैं, देखिए ये वाला मेन स्केल की रीडिंग ये है, और इसकी ये जो सर्कुलर राउंड पर जो है इसका रीडिंग ये है। ये दोनों जहां कोइंसाइड करेंगे उसी पॉइंट को ले लेंगे। जैसे इस पर हो सकता है, जैसे 100 डिवीजन इस क्वेश्चन में दिया था, मैं कह देता ये 50 डिवीजन है, मतलब ये 100 नहीं है, ये डिवीजन कितने हैं, 50 है। तो मेन स्केल की डिवीजन पर और 50 डिवीजन में से जिस भी डिवीजन पर नंबर पर, जैसे 30 पे मान लीजिए 30 वाला नंबर मैंने 10 20 30 30 वाला डिवीजन इस पर क्या कर रहा है, कौन सा कर रहा है। तो इस 30 वाले डिवीजन को बेस मान करके ही हम इसकी थिकनेस या डायमीटर या रेडियस जो भी हमको फाइंड आउट करना होगा, हम इसी को मेजर मानते हुए लगाएंगे। बात समझ आ गई, मतलब इसका कौन सा रीडिंग लेंगे ये चीज समझ में आ रहा है। बोले क्लियर, एकदम क्लियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो गया है, लेकिन हाँ इस पर 2 3 4 क्वेश्चन हम लिखते हैं, वो आपको सॉल्व करके कमेंट करना है, ठीक। आइए क्वेश्चन देखिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसका सब पूरे चैप्टर की समरी हम दे रहे हैं। पूरे चैप्टर में जो जो पॉइंट्स आपने पढ़ा है उन्हीं सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने कहा डायमेंशन, किसका डायमेंशन लिखना है, जैसे आपने आपसे कह दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का ग्रेविटेशनल तो क्या डायमेंशनल एनालिसिस आपको बनाना है, और एक एक करके आप इसे पृष्ठ बनाते ही जाएंगे, ठीक। उसके बाद में मान लीजिए दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं संवेग, संवेग मतलब मोमेंटम। आपसे कह रहे हैं हम कि मोमेंटम का भी क्या निकल रहा है, डायमेंशन बनाइए। ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपसे कह रहे हैं हम प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन भी बनाओ, ठीक। तीसरा E इक्वल एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करो। क्या चेक करो, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, करेक्टनेस आपको चेक करना है, ठीक। जैसे मैंने कह दिया कोई रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया है 12 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू है 3.2442 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसकी एरिया निकालनी है, क्या निकालनी है, एरिया निकालनी है, ठीक। ये हो गया 30 1 2 3 आपका, एक दो ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे मान लीजिए कि कोई स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर की साइड दे रखा है, लिख देते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है, मान लीजिए साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 0.022 सेंटीमीटर, और इसका आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड प्लस माइनस लीजिए
प्लस माइनस कुछ एरर भी होना चाहिए, पॉइंट बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मान लीजिए 11.303 का इतना दिया हुआ है सेंटीमीटर, इसको क्या करना है, फाइंड एरिया। ठीक, तो इन 6 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको कमेंट करना है आंसर आपका कितना होगा। ठीक, अगर आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं इसी मेल पर। ठीक, तो लेकिन आप सॉल्व नहीं करेंगे, इस जी की वैल्यू निकालेंगे, आप डायमेंशन निकालना है, इसका मोमेंटम का भी डायमेंशन ही निकालना है, प्लैंक कांस्टेंट का भी डायमेंशन ही निकालना है, ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर को चेक करना है डायमेंशन करेक्टनेस, करेक्ट है या नहीं, अगर है तो क्या है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो इसका डायमेंशनली करेक्टनेस जो आएगा वो कितना डायमेंशन आ रहा है इसका, और अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। और दूसरा है लेंथ दे रखा है इतना, ब्रेथ दे रखा है इतना, और एरिया आपको फाइंड करना है, एरिया इक्वल टू होता है एल इंटू बी, क्या होता है एल इंटू बी, आपको हम समझा दें थोड़ा सा, एल इंटू, तो इसका जो एल लिखेंगे आप ये लिखेंगे तो भाई ये x है और ये डेल्टा x है, यही तो होता है, तो डेल्टा x और डेल्टा x अलग अलग नोटिस किया जाता है, आपको याद होगा अगर तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा l अपान l प्लस डेल्टा b अपान b, उसके बाद आप लिखेंगे, मैं नहीं जानता बाकी कैसे लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमको कंप्लीट करेंगे। तीसरा है स्क्वायर दिया है, उस स्क्वायर का लेंथ दे रखा है, साइड मतलब दे रखा है, और क्या फाइंड करना है एरिया, एरिया आप स्क्वायर जानते ही हैं, आप क्या होता है मैं नहीं जानता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और फिर कमेंट करेंगे। ठीक, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ आप 25 मिनट से 26 मिनट से आप वीडियो देख रहे हैं, कम से कम आप लाइक तो करिए, ठीक, लाइक बनता है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, आपका एक शेयर हमारा मनोबल ऊंचा कर देता है, ठीक है ना। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल दी वेरी बेस्ट।